हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज से नॉलेज पॉइंट चैनल पे क्लास 12th केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। हमारा यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है मैटर प्लस एनर्जी से। एनर्जी इस मैटर को गवर्न करती है। मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। वन इज फ्लूइड, सेकेंड इज सॉलिड। लिक्विड्स एंड गैसेस को फ्लूइड कहते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से इन दोनों को फ्लूइड की कैटेगरी में रखा गया है। सॉलिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं। वन इज अमॉर्फस सॉलिड्स, सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जिस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडम फैशन में अरेंज होते हैं उनको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, और जिस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डिटेल में देखते हैं क्या डिफरेंस होते हैं बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और अमॉर्फस सॉलिड्स में। शेप की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक डेफिनेट शेप में होते हैं। एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स इर्रेगुलर इन शेप होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मींस एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे ये मेल्ट हो जाते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट नहीं होते हैं बल्कि ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं। मींस अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाएगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड ऐसा नहीं होता है। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, एक रेंज होती है। मीन्स 50 से लेके 55 तक ये मेल्ट होगा। इस तरह का नेचर शो करता है अमॉर्फस सॉलिड। क्लीवेज प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प एज टूल से कट करते हैं तो दो प्लेन सरफेसेस जनरेट होती हैं और वो काफ़ी स्मूथ होती हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर इसको किसी भी टूल से कट करें तो जो शेप्स होंगी वो इर्रेगुलर होंगी। जैसे रबड़ को कट करें आप तो इर्रेगुलर शेप्स नज़र आएंगे, तो क्योंकि रबड़ एक अमॉर्फस सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे NaCl को कट करें किसी भी शार्प टूल से तो आपको दो स्मूथ सरफेस नज़र आएंगे वहाँ पे। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनेट होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में ये डेफिनेट नहीं होती है। आइसोट्रॉपिक नेचर की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रॉपी और अनआइसोट्रॉपी में क्या डिफरेंस होता है ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो सिस्टमैटिकली अरेंज होने की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर को शो करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स स्यूडो सॉलिड्स होते हैं और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। आइसोट्रॉपी की बात करें, लेट अस कंसीडर दिस इज ए पीस ऑफ सॉलिड। ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं रैंडम फैशन में अरेंज हैं क्योंकि ये एक अमॉर्फस सॉलिड है। अब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम लोग मेजर करें। वन एंगल इज दिस, सेकेंड एंगल इज दिस। तो आइसोट्रोपिक सॉलिड मटेरियल में क्या होगा, किसी भी एंगल से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करें तो वैल्यू सेम ही आएगी। इस वजह से अमॉर्फस सॉलिड क्या कहलाते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर कहलाते हैं। किसी भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को ले लें, उसका ये एक क्रिस्टल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर करना चाहें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से किसी भी क्रिस्टल के अंदर, तो क्या होगा,
उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी। ये वैल्यू डिफरेंट आने की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं या कितनी कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। द नंबर 1 इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। Molecular solids are further classified into non-polar solids, polar molecular solids and hydrogen bond solids. Molecular solids कौन से होते हैं? कोई भी अगर क्रिस्टलाइन मटेरियल है, उसका अगर कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है, तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है तो वो आयनिक की कैटेगरी में आएगा, और उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो क्या है, पॉजिटिव आयन है एंड सबमर्ज है किसमें, इलेक्ट्रॉन्स के सी में सबमर्ज है, तो वो कहलाएगा मेटालिक सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं, उसका कोई भी एक कंस्टिट्यूएंट या कोई भी एक सॉलिड ले लो आप, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो एक एटम होगा, और वो किससे बॉन्डेड होगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, इस वजह से कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स काफ़ी हार्ड होते हैं। और डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल से। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होती है कि कोई भी अगर हम क्रिस्टल ले लें तो उसके जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अगर हम डॉट से रिप्रेजेंट कर दें या पॉइंट से रिप्रेजेंट करें और उस स्ट्रक्चर को हम 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर दें, तो जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। मीन्स सिस्टमैटिक वे में अगर हम समझे तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 7 टाइप्स में होते हैं। अभी तक की जो रिसर्च है उसमें जो भी क्रिस्टल्स मिले हुए हैं उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो 7 टाइप्स के हैं। किसी एक क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। मीन्स यूनिट सेल का अगर हम रेपिटेशन करते जाएं तो हमको क्या मिलता है, क्रिस्टल लैटिस। जैसे आप इसमें देख रहे हैं फिगर में, ये एक क्रिस्टल लैटिस है। मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल, और सिर्फ इतने पार्ट को अगर हम कंसीडर करें दैट इज द यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल लैटिस बाय द रिपीटिशन। यूनिट सेल को देखते हैं, ये हमारे सामने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप देखिए, अगर आपके पास कोई स्क्वायर दिया गया है तो इसकी एज ए है, इसकी जो ये वाली एज है उसको मैं बी मान लूँ, तो अगर ये स्क्वायर होगा तो ए इक्वल्स टू बी होगा। अगर ये रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। मीन्स ए और बी बराबर नहीं होंगे। स्क्वायर के केस में ए और बी बराबर होंगे। और जो ये एंगल होगा इन दोनों एजेस के बीच, ये 90 डिग्री होगा, या जो भी एजेस दी गई हैं चारों एजेस के बीच का जो म्यूचुअल एंगल होगा दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे किसी भी स्क्वायर को या रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, 4 पैरामीटर्स। मीन्स 2 डायमेंशन में किसी भी ज्योमेट्री को हमें डिफाइन करना है, या रेक्टेंगल है वो या स्क्वायर है, तो हमको 4 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। दैट इज ए, बी, अल्फा एंड बीटा। अल्फा, बीटा, ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, ए एंड बी एजेस की लेंथ है, अल्फा एंड बीटा एजेस के बीच में जो भी एंगल्स होते हैं वो हैं। अब इसी चीज को हमें 3 डायमेंशन में स्टडी करना हो तो क्या होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक पैरामीटर आपका एक्सटेंड हो जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस आपको पता है 3 डायमेंशन में होते हैं। तो इनकी जो लेंथ होगी उसको अगर हम ए कहें,
वाई एक्सिस को बी बोलें, जेड एक्सिस को अगर हम सी कहें, और इनके जो रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं ए एंड बी के बीच के एंगल को हम गामा कहें, बी एंड सी के बीच के एंगल को हम अल्फा कहें, सी और ए के बीच के एंगल को हम बीटा कहें। तो इस तरह से किसी भी 3D क्यूबिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें टोटल कितने पैरामीटर्स की नीड होगी? टोटल 6 पैरामीटर्स की नीड होगी। आप देखिए इसमें वन एज इज दिस ए, सेकेंड एज इज बी, थर्ड एज इज सी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको नोट करनी है? एज वी एंड एज सी के बीच का जो एंगल है वो अल्फा होगा। हमेशा अल्फा एंगल जब भी आपसे पूछा जाए तो वो हमेशा बी एंड सी एज के बीच का एंगल ही अल्फा होगा। अब ये क्यूबिक 3D सेल आपके सामने है तो यहाँ पे क्या होगा? A इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, मीन्स तीनों एजेस बराबर होंगे, और जो अल्फा एंगल होगा, बीटा एंगल होगा, गामा एंगल होगा, तीनों एंगल ही 90 डिग्री के होंगे। तो मीन्स किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमको 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, और वो किस फॉर्म में होने चाहिए? A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। जो डिफरेंट अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं यूनिट सेल्स के, वो ये आपको दिखाए गए हैं। ये 7 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज क्यूबिक, सेकेंड इज टेट्रागोनल, थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। मीन्स डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशंस इन द पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। इन 6 पैरामीटर्स के वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं वो टोटल 7 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जो आपको सामने से दिख रहे हैं फिगर में, और 1 बाय 1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेमोराइज भी करने हैं इंक्लूडिंग पैरामीटर्स। मीन्स ऑर्थोरोम्बिक फिगर दिया गया है तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे? ए, बी, सी किस तरह से आपस में रिलेट होंगे, इक्वल होंगे, नॉट इक्वल टू होंगे, एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको स्टडी करने के लिए। समझते हैं टेबल से। जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है 3 डायमेंशन में, इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें A इक्वल टू बी है, B इक्वल टू सी है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों 90 डिग्री के आप शो हो रहे हैं आपके सामने। सेम चीज टेबल में देखिए आप। क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है? A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इस तरह के पैरामीटर्स हैं तो ये क्रिस्टल किस तरह का होगा? क्यूबिक क्रिस्टल होगा। टेट्रागोनल क्रिस्टल में क्या होता है? A इक्वल टू बी बट इट इज नॉट इक्वल टू सी, बट जो एंगल्स के बीच रिलेशन है वो सेम ही होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल इज सेम, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से हेक्सागोनल को देखिए आप, इसमें A और B एजेस सेम है बट दिस इज नॉट इक्वल टू सी। एंगल की बात करें, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। रोम्बोहेड्रल A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? तीनों डायमेंशंस, तीनों एजेस आपस में सेम नहीं होती हैं, और तीनों एंगल्स भी आपस में सेम नहीं होते हैं, और ना ही ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये जो 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम है, उनके जो भी पैरामीटर्स हैं वो आपको मेमोराइज करने हैं। इसका आप कोई भी अपने हिसाब से शॉर्ट में निमोनिक्स बना सकते हैं, बट इनकी जो एजेस के बीच रिलेशन है और इनके जो एंगल्स के बीच रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये जो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं,
इनको भी एक्सटेंशन के आधार पे या वेरिएशन के आधार पे फर्दर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है आपके पास या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, ये 3 तरह का होता है। प्राइमेटिक क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम 2 तरह का होता है, प्राइमेटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। वहीं जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम होता है आपका, वो 4 प्रकार का होता है, प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल सिंपल प्राइमेटिव टाइप का ही होता है, राम्बोहेड्रल सिंपल प्राइमेटिव टाइप का होता है, मोनोक्लिनिक प्राइमेटिव एंड सेंटर्ड 2 टाइप का होता है। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो सिर्फ प्राइमेटिव टाइप का होता है। तो इस तरह से जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं और इनके जो वेरिएशन से और क्रिस्टल सिस्टम जनरेट होते हैं, तो टोटल आपके 14 टाइप के क्रिस्टल हो सकते हैं। अभी तक की जो स्टडी है उसमें 14 टाइप के टोटल क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं ब्रावीस क्रिस्टल सिस्टम। ये ब्रावीस क्यों कहते हैं, ये एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे इनका नाम पड़ा है ब्रावीस क्रिस्टल सिस्टम। ये देखिए आप फिगर में किस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है इनका। ये क्यूबिक लैटिसेस 3 तरह के मैंने बताए थे, जो सिंपल क्यूबिक इस तरह का दिखेगा आपको। इसमें जो भी एटम अरेंज होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे। ये कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ एटम्स ये अरेंज हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे ही होंगे, बट एक एटम आपका मिडिल में होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, सभी कॉर्नर्स पे 1 एटम होगा, 1/8 एटम होगा और इनके फेस पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। टेट्रागोनल 2 टाइप का बताया था, प्राइमेटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ये देखिए आप, इनका अरेंजमेंट इस तरह से दिया गया है। प्राइमेटिव अरेंजमेंट में क्या होता है, कॉर्नर्स पे ही एटम प्रेजेंट होता है, बट बॉडी सेंटर्ड में बॉडी में भी एटम प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग द कॉर्नर्स। सेम इन केस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक के 4 कॉम्बिनेशन थे, प्राइमेटिव, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। प्राइमेटिव में कॉर्नर्स में एटम होते हैं, हम लोग देख चुके हैं। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और साथ ही साथ अपोजिट फेसेस के सेंटर में एटम होता है। ये एटम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। मींस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर्स में भी होगा और साथ ही साथ अपोजिट फेसेस के सेंटर पे होगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स प्लस मिडिल in between the body, or you can say in the center of space. फेस सेंटर्ड में देखिए आप, at corners and on all the faces, जितने भी फेस होंगे स्ट्रक्चर के उन पे एटम प्रेजेंट होगा या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा एंड एट ईच कॉर्नर। मोनोक्लिनिक लैटिस की बात करें तो प्राइमेटिव, सेम प्राइमेटिव में क्या होगा, कॉर्नर्स, एंड सेंटर्ड, कॉर्नर्स एंड अपोजिट फेसेस के सेंटर्स पे। हेक्सागोनल में देखिए आप, हेक्सागोनल ये प्राइमेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होगा। रोम्बोहेड्रल में देखिए आप, रोम्बोहेड्रल प्राइमेटिव होता है, इसके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। एंड ट्राइक्लिनिक लैटिस, ये ट्राइक्लिनिक लैटिस का ये प्राइमेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें भी कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। पैरामीटर्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हमारा मेन फोकस होगा क्यूबिक यूनिट सेल का। मीन्स जो 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स थे उनमें से जो हम डीप में स्टडी करेंगे वो होंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। क्यूबिक यूनिट सेल्स 3 तरह के हो सकते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये एक सिंपल क्यूब होता है जिसमें तीनों एजेस इक्वल होंगी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो ये कॉर्नर हैं 8 कॉर्नर्स, इन पे एटम प्रेजेंट होगा। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं एक सिंपल क्यूब में। तो
ये सभी कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होगा। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, इन कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट ही होगा, साथ ही साथ ये जो यूनिट सेल के बीच में स्पेस है इसके सेंटर पे एक एटम और प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर्ड में ये जो 6 फेसेस हैं इन सभी फेसेस पे एटम प्रेजेंट होगा और कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होगा। ये आपको दिख रहा होगा। तो इससे आप क्या समझे, सिंपल क्यूबिक में ओनली कॉर्नर पे एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड पे कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे, और फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर प्लस फेसेस पे एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होता है। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपके सामने, ये आपको मेमोराइज करने हैं, साथ ही साथ समझने हैं। ये आपको समझ आने चाहिए कि ये किस तरह से हो रहा है। आपके पास ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो भी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है वो 1/8 पार्ट शेयर करता है एट ईच कॉर्नर। अगर कोई भी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कितना पार्ट शेयर करता है, 1/8 पार्ट। और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं किसी भी क्यूबिक सेल में, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं 8। तो इस वजह से जो इफेक्टिव एटम होता है सिंपल क्यूबिक सेल में वो कितना हो जाता है, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 1। वहीं कोई भी एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट है तो वो हाफ पार्ट शेयर करता है। मींस जो भी फेस पे एटम प्रेजेंट होता है वो हाफ पार्ट यूनिट सेल में, 1 यूनिट सेल में होता है और हाफ पार्ट अनदर यूनिट सेल में होता है। तो उसका जो शेयर होता है वो कितना होता है, हाफ होता है। और इन द सेम सेंस जो भी एटम स्पेस में क्रिस्टल लैटिस के स्पेस के बॉडी में प्रेजेंट होता है वो फुल एटम होता है। मींस वो पूरा का पूरा एटम प्रेजेंट हो सकता है एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होता है, फेसेस पे 1/2 या 1/2 पार्ट प्रेजेंट होता है और बॉडी में पूरा का पूरा एटम प्रेजेंट होता है। और सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें तो कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और बॉडी मीन्स सिंपल 1 एटम प्रेजेंट होता है, इसको इसलिए 1 कह देते हैं। टोटल स्पेस जो होता है वो 1 होता है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन यूनिट सेल। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल की। तो प्राइमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी कि इसमें एट ईच कॉर्नर एटम प्रेजेंट होता है, सभी कॉर्नर्स पे एटम होता है। ये रहे एटम्स। और ये जो एटम प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स पे ये कितना पार्ट शेयर कर रहे हैं, ओनली 1/8 पार्ट शेयर कर रहे हैं। किस तरह से, आप ये देखिए आपके सामने ये 4 एटम्स रखे हुए हैं। अगर इनको किसी भी स्लाइस से कट कर दिया जाए चारों तरफ से तो क्या होगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट है 1/8 पार्ट ऑफ एनी स्फीयर। अगर हम एटम को स्फेरिकल माने तो ये पार्ट है 1/8। ये आपका कोई स्फीयर है, इसको अगर हाफ करेंगे, ठीक है, हाफ करने के बाद फिर इसको हाफ करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हाफ करेंगे तो जो पार्ट बचेगा वो होता है आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम। मींस किसी भी प्राइमिटिव यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक सेल की प्राइमिटिव पार्ट में या प्राइमिटिव सेल में कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम 1/8 पार्ट शेयर करता है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए आप यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। और सभी कॉर्नर्स पे 1/8 एटम प्रेजेंट होता है।
यहाँ पे एटम है आपका, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। जो भी सिंपल क्यूबिक का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको हम एटम लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि एटम प्रेजेंट है, और साथ ही साथ जो एटम है वो स्फेरिकल है। तो ये 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, और ये जो ईच एटम है वो कितना पार्ट शेयर कर रहा है, वो शेयर कर रहा है 1/8 पार्ट। तो मैं अगर कहूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, टोटल एटम कैलकुलेट करें तो कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स, और ईच कॉर्नर पे कितना एटम प्रेजेंट है, 1/8। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1। मीन्स सिंपल क्यूबिक सेल्स में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं आपके 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, सभी कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट ही होता है। ये देखिए आप, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। इन कॉर्नर्स के बाद में एक जो क्रिस्टल का स्पेस होता है उसके सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होता है, और ये एटम होल एटम होता है। ये देखिए आप, कॉर्नर पे 1/8 पार्ट शेयर कर रहा है, और ये जो इनसाइड स्पेस है इसके बॉडी के सेंटर पे, इसमें देखिए आप फुल एटम प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें तो कितने आ जाएंगे, ये देखिए आप, बॉडी सेंटर को डिस्कस करें तो बॉडी सेंटर पे देखिए आप, ये कॉर्नर पे 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, ये 1/8 एटम है, ये 1/8, टोटल 8 एटम्स हो गए। नहीं, कैसे, 8 कॉर्नर्स हैं टोटल, एटम कितने हैं 1/8 एटम एट ईच कॉर्नर, ठीक है। और एक एटम फुल प्रेजेंट होगा आपका एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो इसको अगर ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने आ जाएंगे, 8 / 8 = 1, 1 + 1 = 2। तो सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना आया था 1, एंड इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड इट इज 2। ये देखो वही कैलकुलेशन दी गई है, 1/8 × 8 = 1, एंड 1 होल एटम प्रेजेंट, एंड दैट्स वाई टोटल इज 2 एटम्स। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ फेस पे भी एटम प्रेजेंट होता है, और फेसेस के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 6, एंड एट ईच फेस हाफ एटम शेयर्स द फेस। तो क्या आपको नजर आया, यहाँ पे 1/8 पार्ट एटम का प्रेजेंट होता है कॉर्नर पे, और हाफ पार्ट प्रेजेंट होता है फेसेस पे। तो कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। यहाँ पे देखिए आप, ये 1/8 पार्ट रहा एटम का कॉर्नर्स पे, और ये फेस पे, ये जो पार्ट है ना ये फेस पे प्रेजेंट है। तो ये कितना है, ये हाफ है, और ये कितना है, ये 1/8 है। ये कॉर्नर पे 1/8, ये हाफ, ये प्रेजेंट है आपका फेस पे। तो कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये रही आपकी क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होगा आपका, कॉर्नर्स पे 1/8 ईच कॉर्नर शेयर करेगा आपका, और नंबर ऑफ फेसेस कितने नजर आ रहे हैं आपको क्यूब में, एक तो ये फेस नजर आपको आ रहा है 1 2, टॉप फेस 3, बॉटम फेस 4, बैक फेस 5, एंड ये जो आपको सामने से फ्रंट फेस नजर आ रहा है, टोटल 6 फेसेस आर देयर। तो 6 फेसेस हैं। आपको पता है कॉर्नर्स पे एटम कितना पार्ट शेयर करता है 1/8। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कितने हो गए 1। फेसेस टोटल कितने हैं 6, और ईच फेस पे कितना पार्ट एटम का शेयर हो रहा है हाफ। तो कितना एटम हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए इसमें 1 + 3 = 4। मीन्स जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है उसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स की जो संख्या होती है वो होती है 4। कुछ बेसिक फार्मूला मुझे पता होना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी
इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। मीन्स कोई भी आपके पास यूनिट सेल दिया हुआ है, तो इसमें मान लिया आपने ये एटम प्लेस है, यहाँ पे 1 एटम इधर प्लेस है, इधर प्लेस है, तो क्या होगा, जो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम होगा वो ऑक्यूपाई नहीं होगा, कुछ ना कुछ वॉइड उसमें रिमेनिंग रह जाता है। तो जो एफिशिएंसी होती है दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, जिसका हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सिंपल क्यूबिक सेल्स में जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स आर इक्वल टू 2 एंड इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इट इज 4। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये भी आपका यूज होने वाला है इन कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसी। चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। ये देखिए आप, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने है। अगर मैं मान लूं एज ए है यूनिट सेल की, सिंस इट इज ए क्यूब, तो इस केस में क्या होगा, ऑल द एजेस आर ऑफ सेम लेंथ। तो ये एज मैंने ए मान ली है, और जो ये स्फीयर दिया हुआ है ये एटम है आपका, इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो इस तरह से। तो ये इसकी जो रेडियस होगी वो लेट अस कंसीडर इट इज आर। एटम की रेडियस आर है और एज ए है, तो इस तरह से आपको क्या यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, आर ये हो गई रेडियस, आर ये हो गई, तो दोनों मिलके कितने बनाएंगे, 2r। तो यहां से क्या आपको नजर आया, a इक्वल्स टू 2r। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, यू शुड नोट इट। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एटम। कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या थी, फार्मूला क्या था, बेसिक फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होगा, सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आर 1। क्यों 1 होते हैं, आपको पता था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पे 1/8 एटम प्रेजेंट होता है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर इक्वल टू 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1/8 पार्ट इंटू मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ 1 एटम प्रेजेंट होता है। तो 1 एटम के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं कि 1 एटम का वॉल्यूम कितना होगा, आपको फार्मूला दिखाया था पिछली स्लाइड में, दैट इज 4/3 पाई आर क्यू। ये वॉल्यूम हो गया आपका सिंगल एटम का, और आपने कैलकुलेट किया था A इक्वल्स टू 2r। अगर हम यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब। इफ A इज द लेंथ और यू कैन से एज लेंथ ऑफ क्यूब, तो ए क्यू यहां से क्या आ जाएगा आपका, ए क्यू विल बी 2r का क्यूब। तो दिस विल बी इक्वल टू 8r क्यूब। यहां पे देखिए आप, सिंपल क्यूबिक सेल में 1 एटम प्रेजेंट है, तो 1 एटम का वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना आ गया, 8r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आर क्यू से आर क्यू आपका कट जाएगा, ठीक है। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 ये मिलके आपके बना देंगे 6। तो ये आ गया π/6 इंटू 100। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 52.4%। मीन्स
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है। यू कैन मेमोराइज द रिजल्ट बट यू शुड आल्सो लर्न टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, सभी कार्नर्स पे 1/8 पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। ये एटम का 1/8 पार्ट प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग द वन होल एटम एट द बॉडी। तो इस तरह से आपको क्या नजर आया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट आर 2, 1 एट द बॉडी एंड 1/8 पार्ट एट each 8 corner. So this will be equal to 2. So total number of atoms present are 2. कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ ऑफ क्यूब में क्या रिलेशन है। लेट अस कंसीडर सेम, जो एज लेंथ है क्यूब की उसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। एज लेंथ ए है। अब आप देखिए ये जो एंगल होगा इन ट्रायंगल ई एफ डी, ये 3 डायमेंशन फिगर है। तो आप इसमें देखिए ये जो एंगल होगा आपका ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। 3 डायमेंशन में आप इसको इमेजिन करके देखिए, दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो एज लेंथ को ए कंसीडर करें, एफ डी को लेट अस कंसीडर इट इज वी। तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे होगा, ई डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, बिकॉज ई एफ एंड ई डी आर इक्वल टू ए, दीज आर द एजेस ऑफ क्यूब एंड ऑल द एजेस ऑफ क्यूब आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, बी इक्वल टू √2 इंटू ए। सिमिलरली इन द ट्रायंगल ए एफ डी, ए एफ डी ट्रायंगल में देखिए आप ए एफ डी, ये ट्रायंगल आपको नजर आया। इसमें देखिए आप, दिस इज द एज लेंथ ऑफ क्यू ए। लेट अस कंसीडर दिस डायगोनल एफ ए इज सी एंड दिस इज ऑलरेडी एज्यूम्ड एफ डी इक्वल टू बी। तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम एफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ए स्क्वायर और यू कैन से सी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो बी की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की थी, √2 इंटू ए, इसको वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ पे, तो सी स्क्वायर इक्वल टू √2 डॉट ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा सी इक्वल्स टू √3 इंटू ए। अब आपको पता है यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 एटम इज दिस, तो इसका जो डायमीटर होगा टोटल कितना हो जाएगा, 2r, और r आपका ये प्रेजेंट है 1/8 एटम का, ये 1 एटम का 1/8 पार्ट है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी होगी, रेडियस के इक्वल होगी, दैट इज r, और ये डिस्टेंस आपकी आ गई या लेंथ कह लें आप, दैट इज इक्वल्स टू r। तो ये टोटल जो डायगोनल आ गया आपका ये कितना आ गया, इट इज 4r, 2r प्लस r प्लस r, तो ये कितना हो गया 4r। तो C इक्वल्स टू कितना आ गया 4r। तो C की जगह ,4r प्लेस कर दो आप, यहाँ पे पुटअप कर दो, तो क्या आ जाएगा 4r इक्वल्स टू √3 इंटू ए। तो a को कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने पे a इक्वल्स टू 4/√3 इंटू r। यू शुड मेमोराइज इट, क्योंकि ये आपका एफिशिएंसी के फार्मूले में यूज होने वाला है। तो कैलकुलेट करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। फिर सेम फार्मूला यूज करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स। ये 2 क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 2। टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आप 2, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल 4/3 पाई r क्यू,
दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिंगल एटम। 100 का मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या था आपके पास, ए क्यू। ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी 4/√3, तो यहाँ पे ए क्यू क्या आ जाएगा 4/√3 इंटू आर का क्यू। जो ए की वैल्यू थी वो आपके पास थी 4/√3 इंटू आर, तो ए क्यू क्या हो जाएगा आपका 4/√3 इंटू आर का टोटल होल क्यू। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 8/3 पाई आर क्यू इंटू 100 अपॉन 4 का क्यू कितना होगा 64, √3 का क्यूब कितना होगा 3√3, आर क्यू आ गया, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास रिजल्ट आएगा 68%। यू शुड मेमोराइज दिस रिजल्ट। तो जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते हैं उनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 68%। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की रेडियस और क्यूब के एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है। लेट अस कंसीडर दिस यूनिट सेल। एज इज गिवन एज ए। इफ वी कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें तो क्या आएगा हमारे सामने, दिस इज 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। इफ ए सी इक्वल्स टू बी, लेट अस अज्यूम ए सी विल बी बी, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज ए, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज डायगोनल, then what will happen, b square equals to a square plus a square, this will be 2a square, b equals to √2 into a आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो b equals to √2 into a। और आपको पता है इसकी जो डायमीटर होगा वो कितना होगा 2r होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी r, ये आर, तो टोटल डायगोनल आपको कितना नजर आ रहा है 2r प्लस आर प्लस आर, तो कितना हो गया आपका पास, टोटल डायगोनल आपका पास AC हो गया है 2r प्लस आर इक्वल्स टू 4r। तो आपको क्या नजर आ रहा है यहां से 4r इक्वल्स टू √2 इंटू ए। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, a इक्वल्स टू 4/√2 इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 2√2 r। कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड फार्मूला इज सेम, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। अब एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड दैट इज 4। कैसे 4 होते हैं, there are 6 faces and each face contains half atom plus 1/8th part of atom present at each 8 corners, so this will be equal to 3 plus 1 equals to 4। तो total number of atoms present in case of face centered cubic unit cell will be equal to 4। तो total number of atom कितने हो गए यहाँ पे 4। यहाँ नजर आ रहा है आपको 1 एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट अवर रिजल्ट विल गेट इन परसेंटेज। और आपने कैलकुलेट किया था जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है दैट इज ए क्यू, और ए इक्वल्स टू आपका आया था 2√2 इंटू आर। तो यहाँ से ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू बराबर हो जाएगा आपका इसके 2√2 आर का क्यूब। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, दिस इज विल बी इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यू इंटू 100 अपॉन 2 का क्यू इंटू √2 का क्यू। √2 का क्यू क्या आएगा आपके पास 2√2, और 2 का क्यू क्या आएगा आपके पास 8 इंटू 2√2 विल बी इक्वल्स टू 16√2 आर क्यू।
आर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, पाई की वैल्यू 3.14, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 74%। तो आपने इस डिस्कशन से देखा कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हाईएस्ट है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए कि हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी प्रेजेंट इन विच यूनिट सेल, तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रेजेंट। डेफिनेशन क्या होती है? Coordination number is the number of constituent particles that immediately surround a particle within a crystal lattice. Means if you have given a crystal lattice in 2 dimension, ये सिंगल एटम ये है, वन एटम इज दिस एंड वन एटम इज दिस, और ये 2 डायमेंशनल लैटिस आपके पास है, इस तरह से ये बॉन्डेड हैं दोनों एटम। तो अगर आपको इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा? द इमीडिएटली सराउंड अ पार्टिकल। तो इमीडिएटली पार्टिकल को कौन से 2 एटम सराउंड कर रहे हैं? एक वन एटम इज दिस, सेकेंड एटम इज दिस। तो फॉर दिस एटम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो 2 एटम्स हैं, दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस एटम विल बी 2। अब हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ये आपके पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना हो। अब आपको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि जो 8 कॉर्नर्स होते हैं आपके पास, सभी 8 कॉर्नर्स पे 1/8 पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। और इस सिंगल यूनिट सेल में कुछ और यूनिट सेल ऐड कर दिए जाएं तो स्ट्रक्चर आपको किस तरह का दिखेगा? स्ट्रक्चर आपको इस तरह का दिखेगा। अब इसमें किसी भी एक सिंगल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर हमको इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा? इस एटम के नियरेस्ट नेबर कौन कौन से हैं, मीन्स जस्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कौन कौन से हैं, वो सारे क्या करेंगे? द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर इमीडिएट नेबर्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर एटम। तो चलिए काउंट करते हैं फॉर दिस एटम। एक तो आप ये देखिए, फर्स्ट एटम इज दिस, सेकेंड एटम इज दिस, ये डायरेक्टली इमीडिएट नेबर है। थर्ड एटम इज दिस, डायरेक्टली कनेक्टेड। फोर्थ दिख रहा है ना आपको इस फिगर में, 1 2 3 4। फिफ्थ एटम इज दिस, डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस बॉन्ड। सिक्स एटम इज दिस, डायरेक्टली कनेक्टेड। और कोई भी एटम इमीडिएट नेबर नहीं आपको नज़र आ रहा होगा क्रिस्टल लैटिस में। तो फॉर दिस एटम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? दिस इज 6। इसी तरह से किसी भी एटम का इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, किसी भी एटम का आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट 6 ही आएगा, क्योंकि इसी तरह के यूनिट सेल्स का 3 डायमेंशन में क्या होता है? रिपीटिशन होता है। इस वजह से फॉर द ईच एटम इन सिंपल क्यूबिक सेल द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं। BCC स्ट्रक्चर में आपको पता है जो 8 कॉर्नर्स होते हैं, इन सभी पे 1/8 पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे यहाँ पे? 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और जो 1 एटम होता है वो आपका एट द सेंटर ऑफ बॉडी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं? 1 + 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू 2 होते हैं। अब मान लेते हैं हमें इसी एटम का, इस एटम का आपको क्या कैलकुलेट करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे फॉर द BCC स्ट्रक्चर। ये देखिए आप, इस एटम का
क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो इसके इमीडिएट नेबर कौन कौन से एटम होंगे, वन एटम इज दिस, ये आपका इमीडिएट नेबर होगा। सेकेंड इज दिस, थर्ड वन इज दिस, फोर्थ वन इज दिस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट्थ। ये जो सभी कॉर्नर एटम्स होते हैं ये बॉडी सेंटर्ड एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इस वजह से ये जो इस एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो कितना हो गया, 8, क्योंकि जस्ट इमीडिएट नेबर्स कितने हैं फॉर द बॉडी सेंटर्ड एटम, इट इज 8। और इसी तरह से आप कॉर्नर एटम का भी कैलकुलेट करेंगे तो भी रिजल्ट 8 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इन द जनरलाइज्ड फॉर्म, for the body centered cubic unit cell the coordination number is 8 for each atom। कोई भी एटम आप कंसीडर करेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होते हैं आपको पता है, 8 कार्नर्स होते हैं सभी पे, 1/8 पार्ट एटम प्रेजेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो गए, और 6 फेसेस होती हैं, और ईच फेस पे क्या होता है, हाफ एटम प्रेजेंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6 इन केस ऑफ क्यूब। फेसेस कौन से होंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेफ्ट फेस, राइट फेस, लेफ्ट राइट, अपर बॉटम, बैक साइड एंड इन फ्रंट, ये टोटल 6 फेसेस होंगे। तो चलिए कोई भी एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें यूनिट सेल्स का रिपीटिशन करना पड़ेगा 3 डायमेंशन में। अब देखिए आप इसमें, लेट अस कंसीडर दिस एटम। मानते हैं कि इस एटम का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए इसके इमीडिएट नेबर्स कौन कौन से होंगे। ये क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो इसके फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट हैं आपको पता है। अब ये एटम मैंने कंसीडर किया, ये फेस पे प्रेजेंट है, तो कौन कौन से एटम होंगे, ये यूनिट सेल देखिए आप, ये आपको यूनिट सेल इस तरह से नज़र आ रही होगी। ये रही 1 2 3, फोर्थ एटम ये रहा, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से ये यूनिट सेल है। तो देखते हैं इसमें, अब आप देखिए ये इस एटम का मुझे कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नियरेस्ट नेबर, वन एटम इज दिस, आपको दिख रहा होगा ये रेड डॉट मैंने जो पुटअप किया हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 एटम डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे इस जो अपर फेस पे एटम जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है, 4 ये हो गए। साथ ही साथ ये देखिए आप, इस फेस पे जो एटम प्रेजेंट है ये कनेक्टेड होगा, 4 + 1 5 हो गया। राइट फेस पे ये एटम प्रेजेंट है, ये देखिए आप 6। इसके बाद इसकी बैक साइड में, यूनिट सेल की जो बैक साइड में ये फेस होगी उस पर जो एटम प्रेजेंट होगा वो ये रहा, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। और इसके इन फ्रंट जो फेस है ये एटम कनेक्टेड होगा। तो कितने एटम हो गए टोटल, 8 एटम हो गए। इसके साथ ही देखिए आप, ये जो बॉटम में, ये बॉटम फेस पे जो एटम है ये वाला, ये कनेक्टेड नहीं होगा, ये काफ़ी दूर है इससे, ये कनेक्टेड नहीं होगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे। और जो अपर फेस पे एटम है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं ऑलरेडी। तो क्या है, जो आपकी 4 रिमेनिंग फेसेस बची उसके एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, 4 कॉर्नर्स, 4 अपर कॉर्नर्स के एटम डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। और सेम रिपीटिशन इसके ऊपर ये एक यूनिट सेल और प्लेस है। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे, इसके जो इमीडिएट फेसेस हैं ये फेस का एटम कनेक्टेड होगा, ये फ्रंट फेस का एटम कनेक्टेड होगा। इस यूनिट सेल का आप देखिए ये बैक फेस का एटम कनेक्टेड होगा, और ये राइट फेस का एटम कनेक्टेड होगा। बट ये एटम कनेक्टेड नहीं होगा क्योंकि ये अपर फेस का एटम है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। और ये जो बॉटम फेस है इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए, 4 एट द कॉर्नर्स प्लस 4 एटम्स
ऑफ फेसेस ऑफ द बिलो यूनिट एंड 4 एटम इन द अपर यूनिट। तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे आपके पास? 12 आ जाएंगे। तो इस तरह से जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा आपका? 12 आएगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक के केस में आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? 6। बॉडी सेंटर्ड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 8। और फेस सेंटर्ड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया आपका? 12। ये नंबर्स आपको मेमोराइज होने चाहिए और साथ ही कैलकुलेट करने भी आने चाहिए। इन जो फिगर्स को मैंने बताया कैलकुलेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, इनको आप 3D में विजुलाइज करिए तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह से एटम्स कनेक्टेड हैं। स्टार्ट करते हैं। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। जो भी हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसकी डेफिनेशन में हमने देखा था, क्या देखा था? लेट अस कंसीडर दिस इज ए क्रिस्टल। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो क्या डेफिनेशन देखी थी कि ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमैटिक पैटर्न। मीन्स जो भी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड होते हैं या सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज होते हैं। ये तो होता है आपका आइडियल केस में, थ्योरेटिकली ऐसा ही होना चाहिए। बट जो प्रैक्टिकल क्रिस्टल्स होते हैं नेचर में मिलते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें क्या होता है कि सम पॉइंट्स आर डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशंस। मीन्स कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनको जहाँ पे आइडियली होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं होते हैं, उस अपनी पोजीशन से दूर होते हैं, या तो वहाँ पे जो क्रिस्टल के अंदर स्पेस वॉइड पाया जाता है वहाँ पे जाके सिचुएटेड हो जाते हैं, या वो मिसिंग होते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाता है, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो उन डिफेक्ट्स की स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, और वो डिफेक्ट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए आप, क्रिस्टल डिफेक्ट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज पॉइंट डिफेक्ट्स, सेकेंड वन इज लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स को समझते हैं। ये आपके पास एक क्रिस्टल लैटिस है जिसके अंदर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड हैं। दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, ये सभी पार्टिकल्स क्या हैं, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज हैं। अब क्या होता है, ये एक पार्टिकल ऐसा है जो अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाता है। या तो ये यहाँ से मिसिंग हो जाए, या क्या हो, ये किसी दूसरे स्पेस में ऑक्यूपाई हो जाए। मीन्स जो इंटरस्ट्रियल स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस को क्या करे, ये ऑक्यूपाई कर ले। तो उस केस में क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट पैदा होगा उसको कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। मीन्स जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। एक्चुअल में कौन सी पोजीशन चेंज करते हैं, आइडियली उनको जिस पोजीशन पे होना चाहिए उस पोजीशन को चेंज करते हैं। तो इस तरह से जो डिफेक्ट क्रिस्टल में जनरेट होता है उसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। अब समझते हैं लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर दिस इज ए क्रिस्टल लैटिस। दीज आर द एटम्स अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक वे अलोंग अ लाइन। तो इस क्रिस्टल लैटिस में क्या देखा आपने कि ये जो सिस्टमैटिक वे में एटम्स अरेंज हैं वो किसी ना किसी लाइन के अलोंग अरेंज होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या था, एक सिंगल एटम ने अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन ऑक्यूपाई की थी, या अपनी पोजीशन से वो मिसिंग था। बट लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, ये पूरी की पूरी लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के अलोंग जितने भी एटम अरेंज हैं वो सारे के सारे अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएंगे। बट अलोंग द लाइन रहेंगे, किस डायरेक्शन में रहेंगे, जो ये लाइन होगी वो जो नई डायरेक्शन को ऑक्यूपाई करेगी उस डायरेक्शन में ये एटम्स भी अरेंज रहेंगे। मीन्स एटम्स लाइन पे तो रहेंगे बट जो लाइन होगी वो अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स होंगे उनको क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट्स। अभी ये लाइन आपको इस तरह से दिख रही है और ये लाइन इस तरह से हो जाए, आपकी इस तरह से डिस्टर्ब हो जाए और यहाँ पे ये सारे एटम्स आ जाएं, तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट्स। ये आपकी डेफिनेशन दी गई है पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स की, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा।
अब समझते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं या लाइन डिफेक्ट्स हैं वो फर्दर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट्स देखते हैं। एक्चुअली हमारा जो सिलेबस है क्लास 12th का, उसमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स को ही स्टडी करना है, लाइन डिफेक्ट्स को स्टडी नहीं करना है। तो अवर फोकस इज पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। वन इज स्टोकियोमेट्रिक, सेकेंड वन इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक, थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को आप इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं। अब होता क्या है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा। कोई भी क्रिस्टल आपको दिया गया है तो उसके अंदर स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली होगा क्या, समझते हैं इस बात को। ये आपका कोई, फिर हमने कंसीडर किया कि ये क्रिस्टल लैटिस है जिसके अंदर एटम्स इस तरह से अरेंज हैं, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट है तो आपको पता ही होगा कि एक एटम अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब होगा, आइदर मिसिंग होगा या वो किसी इंटरस्टियल पोजीशन पे जाके ऑक्यूपाई हो गया होगा। तो इस तरह से स्टोकियोमेट्रिक में क्या होगा, अब ये जो स्टोकियोमेट्री है क्रिस्टल की वो डिस्टर्ब नहीं होती है। मीन्स ऐसा डिफेक्ट जो क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है उसको कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। जो क्रिस्टल लैटिस की स्टोकियोमेट्री को डिफेक्ट करता है या स्टोकियोमेट्री को डिस्टर्ब करता है उसको क्या कहेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और जो डिफेक्ट्स क्रिस्टल के अंदर किसी इम्प्योरिटी की वजह से आते हैं उनको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो आप यहाँ से क्या समझे, यहाँ से हमको पता चलता है कि जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं उनमें जो स्टोकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, ठीक है जी। और जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं इनमें नॉट डिस्टर्ब्ड, ठीक है ना। अब आपके पास डेफिनेशन आ जाए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की, तो आपको पता होना चाहिए जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, स्टोकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल अफेक्टेड नहीं होती है, बट इन केस ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक द स्टोकियोमेट्री इज अफेक्टेड, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को, समझते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स किस तरह से होते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर। लेट अस कंसीडर एक NaCl के कुछ क्रिस्टल्स मॉल्टन स्टेट में है हमारे पास। मॉल्टन स्टेट मीन्स मॉल्टन NaCl है हमारे पास, और उसमें अगर किसकी इम्प्योरिटी आ जाए, SrCl2। मॉल्टन NaCl के अंदर SrCl2 की अगर इम्प्योरिटी है और अगर हम इस मॉल्टन स्टेट को क्रिस्टलाइज करें तो उस केस में क्या होता है कि ये सिंगल Sr2 पॉजिटिव आयन क्या करता है, 2 Na पॉजिटिव आयंस को डिस्टर्ब करता है अकेला। मीन्स सिंगल Sr2 पॉजिटिव आयन 2 Na पॉजिटिव आयंस को डिस्टर्ब करता है अपनी पोजीशन से। किस तरह पोजीशन से करता है, मान लो आपका ये एक Na पॉजिटिव आयन यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, सेकेंड वन इज Na पॉजिटिव आयन यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, तो ये Sr2 पॉजिटिव आयन क्या करेगा, Na पॉजिटिव की एक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा और दूसरी Na पॉजिटिव की पोजीशन को वैकेंट छोड़ देगा। तो इस तरह से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मींस जो स्टोकियोमेट्री को डिस्टर्ब करते हैं। स्टोकियोमेट्रिक कौन से होते हैं, जो स्टोकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स क्यों कहलाते हैं, बिकॉज with the increase or in decrease in temperature these are disturbed। मीन्स जो भी एटम्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। इस वजह से
इनका जो रिलेशन टेम्परेचर के साथ है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। ये रही आपकी स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की डेफिनीशन। दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्री ऑफ सॉलिड। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को अब हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हम लोगों ने क्या देखा था, दीज आर द डिफेक्ट्स विच क्या करते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल। मीन्स इसके अंदर क्या होगा, जो क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी। स्टोकियोमेट्री होती क्या है, बेसिकली जो एटम्स का दूसरे एटम्स के साथ रिलेशन होता है, मतलब जिस तरह से एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है, वो जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड टर्म दिया गया है, स्टैंडर्ड नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। ठीक है। अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स दो टाइप के हो सकते हैं आपके पास, वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड वन इज इंटरस्टियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, दिस वन इज क्रिस्टल लैटिस अगेन। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, ये एटम अपनी पोजीशन से मिसिंग हो जाएगा। तो एटम के यहाँ से मिसिंग होने से क्या होगा, एटम मिसिंग हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो लैटिस पॉइंट है ये क्या होगा, वैकेंट हो जाएगा। इससे एटम की क्या डेंसिटी कितनी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। मीन्स अगर कोई एटम यहाँ से मिसिंग हो गया है, वैकेंट कर दिया है उसने अपना स्पेस, क्रिस्टल के अंदर एक वॉइड क्रिएट हो गया है, तो डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाएगी। और ये इस तरह के जो वैकेंसीज हैं वो क्रिस्टल को हीट करने से भी क्रिएट हो जाती हैं, दैट्स वाई दीज आर आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। इंटरस्टियल डिफेक्ट्स में क्या होता है, अगेन लेट अस कंसीडर दिस इज ए क्रिस्टल सिस्टम, these are the atoms arranged in this way। इस तरह से एटम्स अरेंज हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो स्पेस है, मीन्स जो एटम्स स्फेरिकल इन शेप होते हैं, क्रिस्टल के अंदर अरेंज होते हैं, तो एक दूसरे से टच करते हुए एटम्स सारे अरेंज होते हैं। तो उन एटम्स के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है, जिस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टियल स्पेस। अब क्या करता है कि कोई भी एक सिंगल पॉइंट क्रिस्टल का क्या करता है, अपनी पोजीशन से हट के उस जो खाली स्पेस है या वॉइड स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, अपनी पोजीशन छोड़ के एक वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इंटरस्टियल डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या देखा था आपने, एटम अपने पॉइंट से मिसिंग है, यहाँ पे क्या है, दूसरी जगह जाके प्लेस हो गया है या वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहेंगे, इंटरस्टियल डिफेक्ट। और इस तरह के डिफेक्ट जो वैकेंसी डिफेक्ट्स हैं या इंटरस्टियल डिफेक्ट्स हैं, जनरली किस में पाए जाते हैं, जो नॉन आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें ही पाए जाते हैं। आयनिक सॉलिड्स के केस में दो अलग तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। लेट अस कंसीडर आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स देखते हैं, तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है कि दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट्स, सेकेंड वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही डिफेक्ट्स, ये आपको पता होने चाहिए। क्रिस्टल डिफेक्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्रैंकल डिफेक्ट से होगा या शॉर्टकी डिफेक्ट से होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड लर्न इट। चलिए देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि एक एटम, ये बेसिकली पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन अपनी पोजीशन से मूव करके कहाँ पे आ जाता है, एक वैकेंट स्पेस में आ जाता है, इंटरस्टियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस वजह से इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एटम ने, इस पॉजिटिव आयन ने अपना क्या किया है, अपनी पोजीशन को या अपनी लोकेशन को चेंज किया है, इस वजह से फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। अब ये किन आयनिक क्रिस्टल्स में होगा, जनरली क्या होता है कि इस तरह के आयनिक क्रिस्टल्स जिसमें जो पॉजिटिव आयन होता है वो नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल हो,
स्मॉल पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इंटरस्टियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये जनरली उन्हीं क्रिस्टल्स में अकर होता है जिनमें पॉजिटिव आयन की जो शेप है वो काफ़ी स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो आप समझ गए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा। मीन्स जब भी कोई एक पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव आयन अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे कौन कौन से दो फिनोमिना हो रहे हैं। जहाँ से ये पॉजिटिव आयन गया है यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो गया। और यहाँ पे कौन सा जो इंटरस्टियल पोजीशन पे ये पॉजिटिव आयन आ गया, तो यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट हुआ इंटरस्टियल डिफेक्ट। तो इस तरह से फ्रैंकल डिफेक्ट में दोनों तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टियल डिफेक्ट। समझते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट को। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन एंड एक नेगेटिव आयन, एक मीन्स आप कह सकते हैं एक पेयर ऑफ आयन मिसिंग होता है फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है जिससे कि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। मीन्स अगर सिंगल एक पॉजिटिव आयन मिसिंग होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज चेंज हो जाएगा। सिमिलरली एक नेगेटिव आयन मिसिंग होगा तो भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से क्या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन वहाँ से मिसिंग होता है, जिससे कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल बना रहे इलेक्ट्रिकली। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या देख रहे हैं आप, शॉर्टकी डिफेक्ट में सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट ही नज़र आ रहा है आपको। शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में आपको इंटरस्टियल डिफेक्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिसिंग होता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर को आप ऐसे कह सकते हैं, वन पॉजिटिव आयन एंड वन नेगेटिव आयन, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन पेयर मिसिंग होता है। दैट डिफेक्ट्स आर कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। और ये किस तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जनरली पाया जाता है, ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जिनके पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयन सेम साइज के होते हैं, उन्हीं में ये डिफेक्ट्स जनरली पाया जाता है। डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होते हैं बेसिकली दोनों डिफेक्ट्स में। शॉर्टकी डिफेक्ट किस में पाया जाएगा, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। और फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ होगा, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। ये कैसे समझेंगे आप, आपके पास एक कोई क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर लो का मतलब क्या हो गया, जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो लो हैं। कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन यही तो थी ना, कि जो नियरेस्ट नेबर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम होंगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी एटम का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो है तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जो नेबरिंग एटम्स हैं वो संख्या में कम है। तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्पेस ज़्यादा होगा। तो इस वजह से क्या, कौन सा डिफेक्ट वहाँ पे हो सकता है, फ्रैंकल डिफेक्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे किसी भी पॉजिटिव आयन की अपनी पोजीशन छोड़ के वाइड स्पेस को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और यू कैन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मिसिंग होते हैं। तो ये कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी हाई हो, मींस जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काफ़ी ज़्यादा सराउंडिंग एटम्स हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, तो वहाँ पे मिसिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से क्या होते हैं, ये हाईली आयनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में फिर वही पॉजिटिव आयन स्मॉलर साइज का होता है, और इसमें जो आयंस होते हैं ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइज के होते हैं। इसके बाद क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, आयन पेयर मिसिंग होता है इसमें, और इसमें दूसरी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। दिस डिफेक्ट जनरली अकर्स व्हेन कैटायन एंड एनायंस आर ऑफ नियरली सेम साइज, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। दिस डिफेक्ट्स व्हेन क्या है, जहाँ पे एक आयन क्या आता है काफ़ी स्मॉलर साइज का होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ होल, यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्टकी डिफेक्ट में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिसिंग हो रहा है, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मिसिंग है। इस वजह से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है।
बट इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत स्लाइटली इंक्रीज होगी। क्यों स्लाइटली इंक्रीज होगी, कि सिर्फ एक ही एटम डिस्टर्ब होके कहाँ पे पहुँच गया, अपनी इंडस्ट्रियल पोजीशन पे पहुँच गया। इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो काफ़ी कम मात्रा में इंक्रीज होगी। इंक्रीज तो होती है, बहुत नेग्लिजिबल होता है वो अमाउंट। ये देखिए आप, होल्स आर ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप्स, होल्स आर ऑफ ओनली पॉजिटिव टाइप्स। यहाँ पे क्या होते हैं, जो होल्स होते हैं वो नेगेटिव टाइप्स के भी हो सकते हैं और पॉजिटिव टाइप्स के भी हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स जो होल्स क्रिएट होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव टाइप्स के होंगे। मींस जो भी क्रिस्टल में जो आयन मूव करेगा वो पॉजिटिव आयन ही मूव करता है हमेशा। स्मॉलर साइज का पॉजिटिव आयन ही हमेशा फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में मूव करता है। इस वजह से जो होल्स होंगे फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में वो कौन से होंगे, पॉजिटिव टाइप के होंगे। लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें दोनों ही आयंस कैन बी मिसिंग या दोनों आयन ही मिसिंग होते हैं। तो इस वजह से जो होल होंगे वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव टाइप के भी हो सकते हैं और नेगेटिव टाइप के भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।